अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एमसीक्यूज़ हल करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। फर्स्ट वन है कोल तार इज़ द मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नन ऑफ दीज। तो कोल तार जो होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का मेन सोर्स होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है aromatic hydrocarbons are also called arenes, Huckel's compound, trienes, alkoxy compound। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन है द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इस, ये कंपाउंड दिया गया है। अब ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप अटैच है, हैलोजन्स का एटम अटैच है और इथाइल ग्रुप अटैच है। जब बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो इसका स्पेशल नेम होता है बेंजोइक एसिड। अब ये इसकी कार्बन नंबर 1 होगी, ये कार्बन नंबर 2 होगी, ये 3, ये 4। तो 2 पे क्लोरो अटैच है, 4 पे इथाइल अटैच है, तो इसका नाम बनेगा 2 क्लोरो 4 इथाइल बेंजोइक एसिड। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन है द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज, बेंजीन रिंग है, इसके साथ एक OH ग्रुप अटैच है, एक NH2 ग्रुप अटैच है। अब इसके OH ग्रुप जब बेंजीन के साथ अटैच हो तो तब भी इसका स्पेशल नेम है फिनोल। जब NH2 ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ तब भी इसका स्पेशल नेम होता है एनिलीन। अब दोनों के क्योंकि स्पेशल नेम एग्जिस्ट करते हैं तो हम इसमें प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो OH को प्रायोरिटी हासिल है किस पे? NH2 ग्रुप के ऊपर। तो जो पेरेंट नेम होगा वो OH ग्रुप के हिसाब से होगा, फिनोल होगा। अब ये कार्बन नंबर क्या हो जाएगी? 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो 3 अमाइनो फिनोल, ये ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट। नेक्स्ट है द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज, बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप है और NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप के साथ इसका स्पेशल नेम होता है एनिलीन और NO2 ग्रुप के साथ इसका स्पेशल नेम नहीं होता। तो अब पेरेंट मालिक्यूल एनिलीन का होगा। अब ये कार्बन नंबर 1 बन जाएगी, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो 3 नाइट्रो एनिलीन इस कंपाउंड का क्या बनेगा? नाम बनेगा। नेक्स्ट है विच ग्रुप इज़ ए बेंजो ग्रुप। देखें, जब हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो जो रिमेनिंग ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? फिनाइल। इसी तरीके से जब हम क्या करते हैं टॉलीन से, हम क्या करते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, जो ग्रुप बचेगा दैट इज़ कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो उससे जो एक ग्रुप बचेगा उसको हम कहते हैं बेंजल ग्रुप। जब यहाँ से हम 3 हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये वाला जो ग्रुप बचता है दैट इज़ कॉल्ड द बेंजो ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखें, जब हम क्या करते हैं रेजोनेंस करते हैं, सपोज़ हमने इस लोन पेयर को यहाँ पे मूव कराया पाई बॉन्ड की सूरत में, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे चला गया लोन पेयर की सूरत में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव था, ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया है। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें क्या होगी? हासिल होगी। अब इसमें हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया है, एटमों की पोजीशन क्या रही है? सेम रही है। तो रेजोनेंस जब हम करते हैं तो सेम अरेंजमेंट आइटम्स हमेशा रहती है, ये पहली बात भी सही है। सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बात भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन जो इसके करेक्ट बनेंगे ए और सी करेक्ट बनेंगे। नेक्स्ट है द कीकूल्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज, 3 स्ट्रक्चर बनाई गई हैं। अब इनमें से बतानी है कि जो कीकूल्स की स्ट्रक्चर है वो कौन सी है। अब पहली देखें तो दैट जो है वो कीकूल्स की स्ट्रक्चर है, इसे हम डिवार स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्या कहलाती है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर अनस्टेबल। ये बात गलत है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होती हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड जो होती है वो स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड आर लेस स्टेबल देन एनी इंडिविजुअल रेजोनेंस फॉर्म, ये बात भी गलत है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है क्या वो एवरेज
जो है स्ट्रक्चर होती है ऑल अनस्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, ये बात भी गलत है। रेजोनेंस हाइब्रिड आर एवरेज ऑफ ऑल स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जितनी उसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती हैं उनकी एवरेज वेट स्ट्रक्चर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज द extra stability a compound gains from having the delocalized electron, delocalization से एक्स्ट्रा जो है स्टेबिलिटी मिलती है। अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं तो मालिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हासिल होती है, ये बात करेक्ट है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइज द कंपाउंड, ये बात गलत है। ग्रेटर द नंबर ऑफ रिलेटिव स्टेबल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर ग्रेटर इज़ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यानी कि अगर किसी मालिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हो तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। उसके बाद है अपना उससे पूछा था सॉरी कि गलत ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, यहाँ पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है the resonance energy is the heat of hydrogenation of most stable structure of the benzene, the difference in energy between resonance hybrid and most stable contributing structure, the difference in energy between a resonance hybrid and most unstable contributing structure। तो ये डी ऑप्शन है 120 किलो जॉल पर मोल। तो जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग एंड रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होती है मालिक्यूल की, उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है द एनर्जी डिफरेंस, the energy difference of experimental and calculated heat of hydrogenation of benzene is also known as resonance energy, heat of stable delocalization, heat of formation या none। तो क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी जो हमारे पास कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और जो हमारे पास क्या होती है एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है किसी कंपाउंड की, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमें क्या बताती है, हमें रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। और जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी मालिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है एरोमेटिक मालिक्यूल्स कंटेन नो पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2, जिसमें n जो है वो क्या होगा, इंटीजर में होगा। 4n+2 और n क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा। 4n और n इसमें क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट दैट द बेंजीन फॉर्म्स ए सिंगल C6H5Br प्रोडक्ट व्हेन इट इज़ मोनोब्रोमीनेटेड, यानी कि जब हम बेंजीन के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन करते हैं, मोनोब्रोमीनेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक प्रोडक्ट हासिल होता है। तो हम इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं, देखें जो बेंजीन है उसके अंदर कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। अगर हम एक मोनोब्रोमीनेटेड प्रोडक्ट हासिल करते हैं तो इसका मतलब है जितनी भी हाइड्रोजन है वो सारी की सारी इक्विवेलेंट है। अगर इसके कंपैरिजन में हम एन हेक्सेन की बात करें तो इसकी जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो हम इससे मोनो जो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट होंगे वो 3 तरह के होंगे। इसका मतलब है इसमें 3 तरह की हाइड्रोजन क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, एक मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट हासिल करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन के अंदर जितनी कार्बन है और उसके ऊपर जितनी हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट इन नेचर हैं। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगर इसमें क्या होती हाइड्रोजन की नेचर क्या होती, डिफरेंट होती, तो जो हमें हम ब्रोमिनेशन इससे करते तो इससे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट सेम मिलता है इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन की तादाद, अपना जो हाइड्रोजन की नेचर है वो सारी की सारी क्या हैं, एक जैसी है। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहला एरोमेटिक कंपाउंड है, दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होगा, लेकिन वो इसके क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा, वो इस रेजोनेंस के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। और ये भी क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो इन दो ये और यहाँ पे जो लोन पेयर होगा ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। तो ए, सी और जो डी कंपाउंड है ये एरोमेटिक हैं और जो बी कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नोन एज एनिलीन। तो पहला फिनोल का फार्मूला है, दूसरा टॉलीन है, दैट इज़ एनिलीन एंड दैट इज़ द बेंजोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या रहेगा, सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें देखें ये कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। अब इसके हिसाब से देखें क्योंकि सिमिलर ग्रुप अटैच हैं, अब इसके हिसाब से देखें तो ये आर्दो पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है। इसके हिसाब से देखें तो ये आर्दो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है। ये दोनों क्लोरीन के एटम एक दूसरे पे मेटा पोजीशन के ऊपर क्या हैं, अटैच हैं। इसमें देखें तो ये इसको सिमिलर ग्रुप हैं, इसके हिसाब से ये आर्दो पोजीशन है, इसके हिसाब से ये आर्दो पोजीशन है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे की आर्दो पोजीशन पे अटैच हैं। यानी कि जो अगर जब सिमिलर ग्रुप अटैच हों तो 1, 2 जो पोजीशन होती है वो आर्दो पोजीशन होती है, 1, 3 पोजीशन जो होती है वो मेटा पोजीशन होती है। और ये जो 1, 4 पोजीशन बनेगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसके हिसाब से देखें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 1, 4 पोजीशन पे हैं। तो ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, द बेस्ट नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ब्रोमीन एटम अटैच है। जब मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो तो इसका स्पेशल नेम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टॉलीन बोलते हैं। इसके साथ इसका स्पेशल नेम नहीं है। अब हम नंबरिंग करेंगे, इसको हम कार्बन नंबर 1, इसको हम कार्बन नंबर 2, इसको कार्बन नंबर 3, क्योंकि नंबरिंग हमने उस साइड से हम रिंग के जो है गिर स्टार्ट करनी होती है, जो नेक्स्ट ब्रांच है उसको कम से कम नंबर मिले। तो इधर से होगी 1, 2, 3, तो 3 ब्रोमोटॉलीन। तो इसका क्या बनेगा, नाम बनेगा। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। नाइट्रो ग्रुप लगा है बेंजीन के साथ और एक क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो तो इसका स्पेशल नेम होता है, वो क्या होता है, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड के हिसाब से देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, यानी कि ये आर्दो के ऊपर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नाम होगा आर्दो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये ऑप्शन नंबर जो बनेगा हमारे पास बी करेक्ट बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, when two same groups occupying the 1 and 3 position on the benzene ring, then occupied position is referred to। देखें ये सिमिलर ग्रुप अटैच हैं, इसके हिसाब से ये आर्दो पोजीशन है, इसके हिसाब से देखें तो ये आर्दो पोजीशन है। यानी कि अगर हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं तो ये कार्बन नंबर 1 होगी, तो ये कार्बन नंबर 2। अगर इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं तो ये 1 होगी और 2, यानी कि ये एक दूसरे की 1, 2 पोजीशन पे हैं। जब 1, 2 पोजीशन पे हो तो वो आर्दो हालत होगी, आर्दो पोजीशन होगी। अब इसके हिसाब से देखें, ये भी CA3 है, ये भी CA3 है। अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो ये कार्बन नंबर 3 है। इस पे देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। तो ये दोनों सिमिलर ग्रुप, सेम ग्रुप जो हैं, ये एक दूसरे की 1, 3 पोजीशन पे हैं। जब 1, 3 पोजीशन हो तो ये इनकी कौन सी पोजीशन बनती है, मेटा पोजीशन बनती है। अब इसको यूँ भी चेक कर सकते हैं, इस ग्रुप के हिसाब से देखें तो ये इसकी क्या कौन सी पोजीशन है, आर्दो, ये मेटा, ये क्या है, पैरा। इस ग्रुप के हिसाब से देखें तो ये क्या बनती है, इसकी आर्दो, ये क्या बनती है, मेटा। तो ये एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है,
Which of the following statements are correct concerning benzene? Benzene is a planar molecule। ये बात सही है कि बेंजीन का मालिक्यूल क्या होता है, प्लेनर होता है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होती हैं और वो एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज हो या जो उसके साथ अटैच हो वो सेम प्लेन पे होते हैं। तो सारे के सारे जो कार्बन के एटम हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ये तो प्लेन पे होंगे ही होंगे। और इसके साथ जो डायरेक्ट जो हाइड्रोजन जो क्या हैं अटैच हैं ये भी क्या होंगी, प्लेन पे होंगी। तो ये तो बेंजीन इज़ ए प्लेनर मालिक्यूल, ये बात भी सही है। द 6 कार्बन बॉन्ड हैव सेम लेंथ, ये बात भी सही है कि यहाँ पे इनकी बॉन्ड की लंबाइयाँ आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। बेंजीन हैज़ अल्टरनेटिंग सिंगल डबल कार्बन बॉन्ड्स। हाँ जी, कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो अल्टरनेटिव हैं, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is incorrect about benzene? All the carbon atom is sp hybridized, ये बात गलत है, वो sp2 hybridized होते हैं। it has delocalized electron, yes, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन क्या करते हैं, शो करते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, हासिल होगी। इसी तरीके से कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, ये बात भी सही है। और इसके अंदर ऑल 12 एटम लाई इन द सेम प्लेन, ये बात भी सही है। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा ये, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp हाइब्रिडाइज नहीं होता, तो पहला ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, ये सही है। नेक्स्ट है जी, द डीलोकलाइज्ड पाई system in benzene is formed by a cyclic overlapping of 6 orbital। ये जो हमारे पास डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है वो किस चीज़ की, किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में बनता है। देखें बेंजीन के अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होती है तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे, और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है sp2 कार्बन के ऊपर, जो आपस में पैरेलल होते हैं। ये जो हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिवेलप होता है, ये डिवेलप होता है ओवरलैपिंग जो होती है, किसकी, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इनकी वजह से, ना कि जो हाइब्रिड और जो हाइड्रोजन का s होता है उसकी वजह से। तो इसलिए जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, डी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद है द कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज, ये कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन के अंदर ये इंटरमीडिएट होती है। कार्बन के सिंगल बॉन्ड जो है वो क्या है, इथेन, और जो हमारे पास क्या होता है कार्बन का बॉन्ड लेंथ इन इथीन, इनके दरमियान होती है। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज नॉट ट्रू? द two Kikuls structures of benzene are in equilibrium. Carbon bond length in benzene are greater than carbon double bond in aliphatic compound. Molecular geometry of benzene is best describes as a planar. Stability of benzene ring is much more greater than stability of 1,3,5 cycloheptatriene। ये बात भी सही है कि बेंजीन की स्टेबिलिटी उससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। मालिक्यूलर ज्योमेट्री जो है उसको बेस्ट उसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है, क्योंकि मालिक्यूलर ज्योमेट्री उसको बताती है कि ये प्लेनर मालिक्यूल है। और ये बात भी अभी हमने पढ़ी है कि जो कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, किसके, कार्बन का सिंगल बॉन्ड अल्केन, और जो हमारे पास कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है किसका, अल्कीन्स यानी कि इथीन का। हाँ, जो टू
जो कीकोल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है वो इक्विलिब्रियम पे मौजूद नहीं होती। बेसिकली क्या होता है कि जो जो दो स्ट्रक्चर होती हैं बेंजीन की, हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, उनके दरमियान केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, उसमें सिर्फ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट नहीं होती, वो एक दूसरे पे चेंज नहीं हो रही होती। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द कार्बन एटम इन बेंजीन रिंग आर, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। देखें, हमारे पास इस रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये एरोमेटिक होगा। क्योंकि जब हम इनके एरोमेटिसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो रूल होता है 4n+2, इसके तहत इसके इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू को भी हम पुट करते हैं, तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें इस फार्मूले तो 6 आंसर आता है। तो या तो इसके अंदर कितने होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इन तीनों में, तो इसमें भी 6 हैं, इसमें भी क्या हैं, 6 हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हाँ, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4। तो 4 जो है आंसर यहाँ पे जो है कोई डिजिट पुट करने से नहीं आता। अगर हम 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। अगर 1 पुट करते हैं तो 6 आता है। अगर यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर इसका क्या आता है, 10 आता है। तो इसके जो रिंग के अंदर या तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। हाँ, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। सॉरी, यहाँ पे भी क्या आना था, 6।